22 अप्रैल 2025 कश्मीर के इतिहास का एक बेहद खतरनाक दिन। पहलगाम के एक खूबसूरत बार्सन मीडोज में जो हुआ उसने एक बार फिर मानवता को शर्मसार कर दिया। इस आतंकवादी हमले में 26 से ज्यादा टूरिस्ट की जान चली गई। रोते बिलखते परिवारों को देखकर लोगों के मन में सवाल उठता है कि इन मासूमों को मारकर मिला क्या। आई विटनेस रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवादियों ने बार्सन के घने जंगलों में घुसकर टूरिस्ट पर AK-47 और M4 राइफल से गोलियां बरसा दी। और भी लोगों ने बताया कि अटैकर ने उन लोगों के नाम और धर्म पूछा और हिंदू पुरुषों को पहचान कर उनको निशाना बनाया गया। इस अटैक का मकसद सिर्फ खून बहाना नहीं था, बल्कि कश्मीर की बदलती तस्वीर, एक शांत, सुरक्षित और प्रगतिशील राज्य, उसको भी खत्म करना था। इस अटैक के तुरंत बाद कश्मीर की चमकती वादी वीरान हो गई। होटल, रेस्टोरेंट, दुकानें बंद है। टूरिज्म सेक्टर, जो जम्मू कश्मीर के GDP का 8 से 10% हिस्सा और पिछले कुछ सालों के अंदर 20 लाख से 2.5 करोड़ तक नंबर पहुंच गया था, वो एकदम से ठप हो गया है। हजारों बुकिंग कैंसिल हो चुकी है और लोकल लोगों का भविष्य अंधेरे में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहला सवाल तो यह है कि ये कौन लोग थे जिन्होंने इसको अटैक करवाया। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस अटैक की जिम्मेदारी द रेसिस्टेंट फ्रंट TRF ने ली है। इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुताबिक TRF एक प्रॉक्सी टेरर ग्रुप है जो लश्कर-ए-तैयबा के हाफिज सईद के इशारों पे काम करता है। 2001 के पार्लियामेंट अटैक से लेकर 2008 के 26/11 मुंबई अटैक तक उसने भारत में कई बार आतंकी हमले किए हैं। 26/11 के बाद जब लश्कर पर बैन हो गया तो हाफिज ने TRF जैसे प्रॉक्सी ग्रुप बनाए जो छुपके से आतंक फैलाते हैं। TRF का मॉडस ऑपरेटी लश्कर से भी खतरनाक है। ये ग्रुप वैली के नौजवानों को मजहब के नाम पे भड़काता है, उन्हें रिक्रूट करता है और लोकल सपोर्ट के सहारे हमले करवाता है। जम्मू कश्मीर के डाटा के मुताबिक 2022 में मारे गए 172 टेररिस्ट में से 130 इंडियन सॉइल के थे और इनमें से 74 को TRF ने रिक्रूट किया था। ये ग्रुप सोशल मीडिया और डार्क वेब का इस्तेमाल करता है, जिससे इनकी फंडिंग और एक्टिविटीज को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। 2018 के सुजीत बुहारी मर्डर केस से लेकर 2023 के अनंतनाग और 24 के रायसी अटैक तक TRF ने ही कराए हैं। TRF के साथ साथ जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स, पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट, कश्मीर टाइगर जैसे प्रॉक्सी ग्रुप भी वैली के अंदर एक्टिवेट है। रिपीटेड इंटेलिजेंस इनपुट देने के बाद में भी कई सारे सिक्योरिटी फेलियर है जो कि हमारे देश में देखते हुए हैं। लेकिन अगर हम अपने सवाल पर वापस आए तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि ये सिक्योरिटी फेलियर कैसे है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इंटेलिजेंस एजेंसी को कुछ दिन पहले ही एक टेररिस्ट की तरफ से अटैक के बारे में इनडायरेक्ट हिंट मिल गया था, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस उस पर कोई एक्शन नहीं ले पाई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने वार्निंग को इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से अटैकर्स ने बिना किसी रोक टोक के अपना प्लान है जो कि एग्जीक्यूट किया। यहाँ दूसरी बड़ी चूक ये है कि एरिया में टूरिस्ट सेशन होने के बावजूद ना तो कोई एडवाइजरी इशू हुई, ना ही ग्राउंड पे कोई सिक्योरिटी बढ़ाई गई, जबकि पहलगाम जैसे पॉपुलर स्पॉट पर पीक सीजन में हमेशा हाई अलर्ट है जो कि होना चाहिए। अटैकर ने पूरी प्लानिंग के साथ कमजोर सिक्योरिटी जोन को टारगेट किया। उनके पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन और एडवांस वेपन थे। यह अटैक बहुत ही केयरफुली प्लान किया गया था, जैसे कि इंटरनेशनल हैंडलर्स जो POK और पाकिस्तान में बेस्ड है रियल टाइम में मिलिटेंट को डायरेक्शन बताते हैं। इंटेलिजेंस सोर्सेस के मुताबिक जो मिलिटेंट इस अटैक में शामिल थे उनके वेपन हैंडलिंग की प्रॉपर ट्रेनिंग हुई थी, एडवांस ट्रेनिंग थी एकदम। उनके प्रॉपर रिपोर्ट कार्ड दी गई थी, स्पेशली उन जगहों की कि कैसे, कहां पर फुटफॉल होगा, कहां पे जाना है, कहां पे सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट होगा, कहां पे सिक्योरिटी बहुत कम मिलेगी। उनके पास में कैमरास थे जहां से वो पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग कर रहे थे। उन्होंने हेलमेट माउंटेड कैमरा तक यूज कर रहे हुए थे जो अपने हैंडलर्स को प्रॉपर फुटेज जो कि भेज रहे थे। सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट ऑफिशियल ने भी एडमिट किया कि उन्होंने ऐसे अटैक की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पहले कभी टूरिस्ट पर यहाँ अटैक नहीं हुए हैं। यही सोच सबसे बड़ी गलती साबित हुई। सिक्योरिटी पैटर्न पर ओवर रिलायंस और नो सिक्योरिटी जोन नहीं करना एक साफ यहाँ पे कमजोरी है जो कि नजर आती है। सबसे बड़ी चिंता की बात ही यही है कि हमारे साथ पहली बार नहीं हुआ है। 2019 के पुलवामा अटैक की बात करें तो आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल को चोट पहुंचती है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में जैश-ए-मोहम्मद के सुसाइड बॉम्बर ने CRPF कॉन्वे पर अटैक किया, जिसमें 40 जवान हमारे शहीद हो गए थे। ये भी एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर था। अटैकर ने अटैक से पहले कम से कम 11 बार इंटेलिजेंस इनपुट है जो कि मिल चुके थे कि ऐसी कोई बड़ी साजिश हो सकती है, लेकिन इन वार्निंग को ये इग्नोर कर दिया गया, उस पर कोई सही एक्शन नहीं लिया गया। एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी थी, जिसकी वजह से टाइमली प्रिवेंटिव मेजर नहीं लिए गए। दूसरा मेजर लैप्स था कॉन्वे
मूवमेंट प्रोटोकॉल का 78 व्हीकल्स का कन्वे बिना एडिक्वेट आर्ममेंट प्रोटेक्शन के एक ही रूट से मूव कर रहा था, जबकि हाईवे पे सिविलियन ट्रैफिक भी अलाउड था। इससे अटैकर को आसानी से टारगेट मिल गया। तीसरा, लोकल सिक्योरिटी चेक एंड रोड सैनिटाइजेशन में भी लापरवाही हुई। हाईवे पर एक्सप्लोजिव लैडन व्हीकल का फ्रीली मूवमेंट और रोड साइड चेकिंग का ना होना यह दिखाता है कि ग्राउंड लेवल सिक्योरिटी ड्रिल में भी बड़ी कमी थी। थोड़े और पीछे जाएं तो 2016 का उरी अटैक के जख्म भी अभी तक नहीं भरे थे। इसमें भी 17 इंडियन सोल्जर शहीद हुए थे। यह हमला भी केवल एक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का केस नहीं था, बल्कि हमारे सिक्योरिटी सिस्टम के बड़ी कमजोरियों को हाईलाइट कर रहा था। इसमें सबसे पहले सिक्योरिटी लैब्स था कैंप के आसपास की सफाई में। टॉल ग्रास और बुशेस को ट्रिम नहीं किया गया, जिसकी वजह से मिलिटेंट ने छुपकर कैंप के अंदर घुसने का रास्ता बना लिया। यह एक बेसिक पैरामीटर सिक्योरिटी का रूल है जिसको इग्नोर कर दिया गया। दूसरा बड़ा लैप्स था गार्ड पोस्ट के बीच में कोऑर्डिनेशन का। गार्ड पोस्ट के बीच प्रॉपर कम्युनिकेशन ही नहीं था, जिस वजह से टाइमली अलर्ट नहीं मिल पाया और अटैकर्स ने सरप्राइज एलिमेंट का पूरा फायदा उठाया। इस पुअर कोऑर्डिनेशन ने सिक्योरिटी ब्रीच को और आसान बना दिया। अटैकर्स ने सुबह के अंधेरे का फायदा उठाया जब सोल्जर्स टेंट में सो रहे थे। कैंप के अंदर टेम्परेरी फ्यूल डिपो था जहां पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन स्टोर था। मिलिटेंट ने इंसेंडेटरी ग्रेनेड्स का फायर लगा दी, जिससे टेंट जल गए और ज्यादा कैजुअलिटीज है जो कि देखने को मिली। ये सब दिखाता है कि इंटेलिजेंस और ग्राउंड लेवल सिक्योरिटी ड्रिल्स में भी काफी चूक देखने को मिली है। पेरीमीटर सर्विलियंस, रेगुलर पेट्रोलिंग और इंटर पोस्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया गया था। पूरी अटैक ने हमें यहाँ सिखा दिया था कि छोटी सी लापरवाही भी कितनी बड़ी ट्रेजेडी है जो कि बन सकती है। आइए और पीछे चलते हैं। 2008 का मुंबई अटैक यानी 26/11 इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा और शॉकिंग टेररिस्ट अटैक था। इसमें 10 हेविली आर्म्ड टेररिस्ट ने मुंबई के आइकॉनिक लोकेशन जैसे कि ताज, ओबरा ट्राइडेंट, सीएसटी रेलवे स्टेशन, लियोपार्ड कैफे पे हमला किया, जिसमें 166 लोगों की मौत हो गई। बाद में पता चला, प्रधान कमेटी बनी, उसमें क्लियरली बताया गया कि 2006 से 2008 तक कम से कम 17 बार अलर्ट मिल चुके थे, जिसमें सी बॉन्ड और मल्टीपल फिदायदीन अटैक्स की पॉसिबिलिटी मेंशन थी। लेकिन ये अलर्ट स्टेट लेवल पर पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। सबसे पहले सेंटर और स्टेट एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन वहां पे काफी बड़ी कमी देखने को मिली। सीआईए ने लश्कर तैयबा की बोट और उनकी हैंडलर्स के बीच कुछ कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट किए और 18 नवंबर को रॉक को अलर्ट भी किया था, लेकिन ये इंफॉर्मेशन रेलेवेंट स्टेक होल्डर तक टाइमली और एक्शनेबल फॉर्म में नहीं पहुंची। स्टेट इंटेलिजेंस चीफ को भी ये डायरेक्ट रिपोर्ट नहीं मिली, जिसकी वजह से अवेयर थे कि मुंबई के ऊपर इतना बड़ा अटैक है जो कि हो सकता है। और इतने स्पेसिफिक इनपुट मिलने के बाद कोस्टल सिक्योरिटी में भी बड़ी कमजोरी देखने को मिली। अटैकर्स ने पाकिस्तान से कार्गो शिप ली, फिर एक इंडियन फिशिंग ट्रॉलर हाईजैक किया और बिना किसी चेकिंग के मुंबई कोस्ट पर लैंड करके आ गए। नेवी, कोस्ट गार्ड और मरीन पुलिस के बीच क्लैरिटी और कमांड स्ट्रक्चर की कमी देखने को मिली, जिस वजह से कोस्टल बॉर्डर पूरा साबित हुए और इजीली उनको आने का रास्ता मिल गया। अटैकर्स ने यहाँ का लोकल सिम कार्ड भी लिए, मुंबई रेसिडेंट से भी उनकी मदद ली। अटैक के दौरान टेररिस्ट अपने हैंडलर्स से पाकिस्तान में सैटेलाइट फोन और फोन सेल से कनेक्ट में थे। इंडियन सिक्योरिटीज और अथॉरिटीज के ने इन कॉल को इंटरसेप्ट कर रहे थे, लेकिन रियल टाइम एक्शन कोई नहीं ले पाया। प्रधान कमेटी ने यह भी बताया कि पुलिस और सिक्योरिटीज की रेस्पॉन्स रेट बहुत स्लो थी और वहां मल्टी टारगेट अटैकर्स ने निपटने की कोई भी ट्रेनिंग है जो कि उनको नहीं मिली हुई थी। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि हर तरफ पैटर्न सेम है। ये सब इंसिडेंट का एक ही दिक्कत है, इंटेलिजेंस हमें इनपुट तो देता है, लेकिन हम राइट टाइम पे हमारे सिक्योरिटी फेलियर देखने को मिलते हैं। अगर हम उसी टाइम पे एक्यूरेटली और कोऑर्डिनेशन के साथ में काम करें तो मुझे लगता है कि ये कोई भी अटैक है जो कि हमारे ऊपर हो पाता। हम हमेशा पाकिस्तान को दोष देते हैं, हम हमेशा पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की बात करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन हम लोग एक बेसिक फंडामेंटल पे आज भी अटके हुए हैं। और ये बात केवल इंटेलिजेंस फेलियर की या सिक्योरिटी फेलियर की नहीं है। पहलगाम अटैक के बाद पॉलिटिकल लीडर्स और कुछ एनालिस्ट ने अग्निवीर स्कीम को लेकर भी काफी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अग्निवीर स्कीम की वजह से भी हमारी आर्मी की स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस दोनों में कमी आ गई है। इस स्कीम के तहत जवानों को 4 साल के लिए रिक्रूट करते हैं और उसमें से 25% लोगों को ही जॉब मिलती है, बाकी सबको फ्री कर दिया जाता है। क्रिटिक्स का मानना है कि इससे जवानों के बीच स्टेबिलिटी, मोटिवेशन और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की कमी आ गई है। उनका यह भी कहना है कि आर्मी में अब उतने एक्सपीरियंस और ट्रेन सोल्जर नहीं है जितने पहले हुआ करते थे और इस वजह से सिक्योरिटी लैप्स भी जो है वो बढ़ गए हैं। हालांकि मेरा इसमें मानना थोड़ा पर्सनल लेवल पे अलग है। हालांकि अभी अग्निवीर स्कीम को आए हुए कुछ साल ही हुए हैं, उसके इम्पैक्ट 5 से 10 साल में देखने को मिल सकते हैं सिक्योरिटी लैब्स में,
लेकिन अभी हम लोग पिछले 10 सालों का सीन देखें तो काफी कॉमन सिनेरियो आपको देखने को मिलता है। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि स्कीम को बिना प्रॉपर प्लानिंग और डिस्कशन के इंप्लीमेंट किया गया। डेफिनेटली अग्निवीर स्कीम से आने वाले दिनों के अंदर सिक्योरिटी के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर हम आज ही इन चीजों को रिजॉल्व कर दें तो शायद ये प्रॉब्लम भी ना देखने को मिले। और अग्निवीर स्कीम से आर्मी के मोराल, ऑपरेशन रेडीनेस पे भी असर पड़ता है वैसे, लेकिन दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि अग्निवीर स्कीम्स की वजह से डायरेक्टली कोई अटैक नहीं हुआ, क्योंकि पहलगाम का अटैक पाकिस्तानी बेस टेररिस्ट ने किया है, जिसका प्लानिंग और एग्जीक्यूशन बॉर्डर के उस पार देखने को मिला है। इस डिबेट का असली मुद्दा यह है कि हमारी आर्मी को कैसे मजबूत, एक्सपीरियंस और मोटिवेटेड बनाया जा सके, जिससे हमारे सामने ऐसी बड़ी सिक्योरिटी चैलेंजेस नहीं आए। हमारी आर्मी मजबूत बहुत है, एक्सपीरियंस बहुत है, मोटिवेटेड भी बहुत है, लेकिन हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी और हमें राइट स्ट्रेटेजी के साथ में काम करना होगा, जिसकी वजह से हम ये पता कर सकें कि हमारे कहाँ पर लैब्स आ रहे हैं और क्या टेक्नोलॉजी यूज करके हम लोग हमारे प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। हमारे देश में यूनिटी की कोई कमी नहीं है। ऐसे समय में जब देश के चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, हम सबको मिलकर अपनी आर्मी को सपोर्ट करना चाहिए। पॉलिसी पर डिबेट होने हेल्दी है और उसके ऊपर काम भी करना जरूरी है। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि पहलगाम का अटैक सिर्फ एक टेक्निकल फेलियर नहीं बल्कि एक इमोशनल ट्रेजेडी भी है। जहां परिवार अपनी छुट्टियां मना रहे थे, वहां 10 मिनट के अंदर सब तबाह हो गया। ये अटैक हमें याद दिलाता है कि सिक्योरिटी फेलियर का प्राइस सिर्फ पॉलिसी या पॉलिटिक्स नहीं, इंसान की जिंदगी बहुत बड़ी होती है। आज कश्मीर की खूबसूरती लाल हो गई है। ये आज हमारे लिए एक बड़ा वेकअप कॉल है। हमारे इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी और पॉलिटिक्स को सबको मिलकर एक मिशन की तरह काम करना होगा, जहां पे हम सभी लोग अकाउंटेबल हो, इंटेलिजेंस भी, सिक्योरिटीज भी, पॉलिटिक्स भी, सब मिलकर एक बेहतर स्ट्रेटेजी बनाएं, ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत करें और हर टूरिस्ट हब पर प्रोएक्टिव सिक्योरिटी मेजर्स लेने चाहिए, वरना हर बार नई जगह, नए लोग पर पुरानी कहानी रिपीट होती रहेगी।